ओके, सो जैसा कि आपके स्क्रीन पे ही दिखाई दे रहा होगा, बेसिकली आज हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और अब तक जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं आपके सीपीडीएम के लिए, ऑलरेडी मैं ब्रीफ कर चुका हूँ। 8 यूनिट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज से फिर से रिज्यूम हुआ है क्लास, बिकॉज़ बीच में काफ़ी सारे टाइम्स के लिए क्लासेस बंद हो गई थी, प्री एग्ज़ाम्स के लेकर के और कुछ लोगों की अवेलेबिलिटी को लेकर के। सो होपफुली कि आज आप लोगों का बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ये पहला क्लास है, तो ठीक से आप लोग अटेंड कर पाएँ। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो टूल्स हैं और कुछ वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनसे कि बायोटेक्नोलॉजी में आप डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं और उनके एप्लीकेशंस के बेसिस पे क्या करेंगे उनको देखेंगे। साथ-साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि आपके इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाते हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चंस को लिखने के लिए, उनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे और लेक्चर के लास्ट में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस भी दिए जाएँगे जिनको कि आपको आसानी से राइट अप करना होगा और उन क्वेश्चंस के आंसर आज के लेक्चर में ही पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। अगर आप ठीक तरीके से कंसंट्रेट होकर के क्लास को अटेंड करते हैं, तो डेफिनिटली यू विल बी एबल टू आंसर द ऑल दोज़ क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। होपफुली कि आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही होगी और स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा और अगर किसी को कुछ बीच में डाउट होगा तो आप उसे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स जैसा कि आप लोगों ने अपनी पीजी क्लासेस में भी पढ़ा ही होगा, अगर किसी ने भी माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री अगर किसी से भी एमएससी अगर किया हुआ है, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली अगर देखा जाए तो अलाइड साइंस का मीन्स बायोटेक का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, जहाँ पे आपको बायोलॉजिकल सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है उनको ड्राई लैब की तरफ क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। राइट, मीन्स व्हाट, कि जो भी इन्फॉर्मेशन ऐसे आपको मिलता है, चाहे वो प्रोटीन के सीक्वेंस का हो, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस का हो, चाहे वो आरएनए के सीक्वेंसेस का हो, या प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर्स हो, या डीएनए का स्ट्रक्चर्स हो, इन सारे इन्फॉर्मेशंस को आपको एक सॉफ्टवेयर और एक वेबसाइट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, डेटाबेस तैयार किया जाता है और इन्हीं डेटाबेस को क्या करके आप यूज़ करते हैं और रियल में एग्जिस्टिंग अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंस को, ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियोटाइड को, ऑर्गेनिज्म के आरएनए को अगर आप क्या करते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप इनसे क्या करते हैं, कंपैरिजन कराते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली लाइफ साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर आप मैक्सिमम सारी चीज़ें ड्राई लेबोरेटरी की तरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, आपको सिस्टम की ज़रूरत होती है, आपको उन सिस्टम को ऑपरेट करने का, सॉफ्टवेयर को चलाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके जो सिलेबस में यूनिट दे रखा है, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है? होपफुली कि आप लोगों ने सिलेबस को देखा होगा। मैं आपको यहाँ पे सिलेबस नहीं दिखा रहा हूँ। आपके सिलेबस में बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो पहली वाली लाइन है, उसमें 3 पॉइंट आपको दे रखा है, जिसमें आपको 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है और वो तीनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। जिसमें से नंबर पहला है, दैट इज़ द एनसीबीआई, मीन्स नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन। ये एनसीबीआई अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है और खुद में अपने आप एक स्टडी करने वाला केस है। ये एक बहुत बड़ा पोर्टल है जहाँ पे पूरा आपका जीन से लेकर के, आपके प्रोटीन से लेकर के, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस से लेकर के, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं, गैदर होती हैं। और इस एनसीबीआई के रिसोर्सेज को, डेटाबेस को यूज़ करके आप क्या-क्या चीज़ें अपने रिसर्च में एनालाइज़ कर पाते हैं और कैसे किसी भी रिसर्च फील्ड के लिए एनसीबीआई साइट ये हेल्पफुल होती है, ये सब कुछ आज हम लोग यहाँ की क्लास में जानेंगे। देखेंगे कि आप एनसीबीआई के साइट से जाकर के क्या-क्या इन्फॉर्मेशन अपने लिए निकाल सकते हैं, कौन-कौन से कंडीशंस में आप एनसीबीआई की वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं और क्या-क्या डेटा आप वहाँ से निकाल पाएँगे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, कितने लोग हैं जो लोग कि एनसीबीआई की वेबसाइट पे आज से पहले विज़िट किए हैं और उससे अवेयर हैं? वेरी गुड। एक लोगों ने बताया कि उन्होंने यूज़ किया हुआ है और वेरी गुड। जितना ज़्यादा लोग फ़ेमिलियर होंगे उतना ज़्यादा आसानी होगा मेरे लिए उन चीज़ों को कवर करना और समझाना। वेरी गुड। जो लोग नहीं किए हैं उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा इंटरफ़ेस होता है इसका और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। वैसे तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बट हमारे काम की जो चीज़ें होंगी उनके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो 2 लोगों ने बताया कि उन्होंने एनसीबीआई की वेबसाइट पे विज़िट किया हुआ है और इनसे अवेयर हैं। ओके। सो फर्स्ट लाइन जो आपको यहाँ पे दी जा रही है एनसीबीआई को लेकर के, एनसीबीआई हाउसेस अ सीरीज ऑफ अ डेटाबेस रिलेवेंट टू द बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिसिन।
इसका पहला ही जो पॉइंट है आपको बताता है कि ये एक डेटाबेस का रिसोर्स है, एक पूरा मतलब कि एक ग्रुप है जहाँ पे आपको बहुत सारे डेटाबेस मिलते हैं, किससे? बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिसिन से रिलेवेंट का। मतलब इनसे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड का या बायोमेडिसिन के फील्ड का, वो इन्फॉर्मेशन आप एनसीबीआई की वेबसाइट पे जा करके विजिट करके देख सकते हैं। हम लोग लाइव क्लासेस में भी देखेंगे एनसीबीआई की वेबसाइट को, और उनके जो यूज़फुल फीचर्स होंगे उनको भी यहाँ पे एक्सेस करके दिखाएँगे आपको। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेजर डेटाबेस इंक्लूडेड जीन बैंक ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस एंड पबमेड बिब्लियोग्राफी डेटाबेस फॉर बायोमेडिकल लिटरेचर। दो ऐसे डेटाबेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर पहला आपको यहाँ बताया जा रहा है जीन बैंक, और इस जीन बैंक में सारे डिफरेंट काइंड्स के माइक्रोब के लाइक द बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोअन्स एंड ऑल्सो फॉर प्लांट एंड ऑल्सो फॉर ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे डीएनए के क्या है सीक्वेंसेस होते हैं, राइट। और पबमेड एक ऐसा पोर्टल, मतलब एक ऐसा लिंक है या डेटाबेस है इस एनसीबीआई की वेबसाइट पे जहाँ पे आपको लिटरेचर्स मिलते हैं, मतलब रिसर्च पेपर मिलते हैं, आर्टिकल मिलते हैं। वैसे तो इनका रिलेवेंसी ज़्यादातर किससे है? बायोमेडिकल वाले से, बट आपको बायोटेक्नोलॉजी के, जीन्स के, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के संबंध रिगार्डिंग जो आपके पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। तो आप पबमेड के डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जीन बैंक पे भी जा सकते हैं, या आप एनसीबीआई के साइट से भी जीन बैंक के और पबमेड के लिंक पे क्लियर जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको बताया गया कि एनसीबीआई हैज़ टू मेजर डेटाबेस, दैट इज जीन बैंक फॉर द डीएनए सीक्वेंसेस एंड पबमेड फॉर द लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च आर्टिकल्स, राइट। और डीएनए जो सीक्वेंसेस होंगे वो इंक्लूड करता है माइक्रोब्स का, लाइक एज ए बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोअन्स एटसेट्रा, एंड प्लांट के लिए एज वेल एज ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए भी। इन डीएनए सीक्वेंसेस का क्या यूटिलाइजेशन है और किस तरीके से आप इसको यूज कर पाएंगे, ये थोड़ी देर में हम लोग आगे जब बढ़ेंगे उसको समझेंगे। ऑल दिस डेटाबेस आर अवेलेबल ऑनलाइन थ्रू द इंट्रेस सर्च इंजन। ये इनका खुद का ही इंट्रेस एक सर्च इंजन है जो कि एनसीबीआई बिल्डअप करता है, और पूरी एनसीबीआई की जो सर्चिंग होती है, फाइंडिंग होती है, वो इसी सर्च इंजन के थ्रू क्या की जाती है, एक्सेस की जाती है। जब भी कोई चीज़ आप इन्फॉर्मेशन उसमें इनपुट डालते हैं सर्च करने के लिए, यही वो सर्च इंजन है जो कि इनबिल्ड किया हुआ है एनसीबीआई के पोर्टल पे। इसके थ्रू ही सारे डेटाबेस क्या होते हैं, फीच होते हैं, और आपके जो इनपुट आपने जो कीवर्ड डाले हुए होते हैं उनके रिगार्डिंग डेटा क्या करता है, वो निकाल करके आपको देता है। तो कई बारी एमसीक्यूज क्वेश्चन से पूछा जाता है, हालांकि आप यहाँ पे मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार ये पूछा जाता है कि एनसीबीआई की वेबसाइट के लिए कौन सा इसमें से सर्च इंजन का काम करता है। तो आप इसको याद रखिए कि ये आपका एनसीबीआई का इनबिल्ट क्या है, सर्च इंजन है, जिसको कि इंट्रेस के नाम से जाना जाता है। एनसीबीआई इज लोकेटेड इन बेथेस्डा, मैरीलैंड। ये इनका आपका लोकेशन है जहाँ पे ये पाया, मतलब इनकी एनसीबीआई की वेबसाइट है, और ये एक यूएसए बेस्ड क्या है, कंपनी है। इट इज़ अप्रूव्ड एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ये इनका अप्रूवल और इनको जो पूरा चलाने के लिए मेंटेनेंस जो खर्च है, फंड है, वो आपको यूनाइटेड स्टेट क्या करता है, प्रोवाइड देता है, मतलब उनकी गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे आपको एनसीबीआई को लेकर के, और हम लोग देखेंगे कि एनसीबीआई के जो कुछ यूजफुल कंपोनेंट हैं जिससे कि आप अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम उनके बारे में देख लेते हैं। नंबर पहला है दैट इज ब्लास्टर, मीन्स बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ये एक ऐसा टूल है जिसका यूज बेसिकली आप किसी भी अननोन माइक्रोब्स का, अननोन प्लांट का, या अननोन आपके एनिमल्स का डीएनए की सिमिलरिटी चेकआउट करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ब्लास्ट एक ऐसा टूल है जो कि सिमिलरिटी को चेकआउट करने के लिए जो भी एनसीबीआई के पोर्टल पे डेटाबेस स्टोर है, उस डेटाबेस में से सपोज कीजिए कि आपने कोई एक नया ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया, मान लीजिए वो ऑर्गेनिज्म क्या है आपका, ए है। सपोज कि कोई आपने बैक्टीरिया की अगर बात कर ली, ईजी होता है आइसोलेशन करना, तो आपने किसी वाटर से या सॉयल से कहीं से भी आपने क्या किया, बैक्टीरिया को क्या किया है, आइसोलेट किया हुआ है। और वो बैक्टीरिया जो आपने आइसोलेट किया वो मान लीजिए बैक्टीरिया क्या है, ए है। आप ये जानना चाहते हैं कि इस बैक्टीरिया का कौन सा स्पीसीज है, कौन सा स्ट्रेन है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, बेसिकली आपको इसका डीएनए आइसोलेशन करना पड़ता है, और उस डीएनए में सारे डीएनए को आपको कराने की जरूरत नहीं होती। स्पेसिफिक एक डीएनए है जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज 16S-R-DNA। क्या बोलते हैं, 16S-R-DNA। ये आपका डीएनए का सीक्वेंस होता है जिसके लिए यूनिवर्सल प्राइमर आते हैं। उन यूनिवर्सल प्राइमर को चला करके आप पीसीआर प्रोडक्ट निकालते हैं, और इस डीएनए के सीक्वेंस को क्या करते हैं, आप सीक्वेंसिंग कराते हैं। वो जो सीक्वेंस आती है उस सीक्वेंस को लेकर के आप एनसीबीआई के पोर्टल पे क्या करते हैं, उसको इनपुट करते हैं, मीन्स डालते हैं।
और इनपुट करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको ब्लास्ट करते हैं। क्या करते हैं? ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट करने का मतलब ये हो गया कि जो भी आपने यहाँ पे सीक्वेंसेस डाले हुए हैं, सपोज़ आपने 100, 150, 200 या 50 जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसेस था, उसको क्या किया आपने यहाँ पे किया हुआ है। और ये सीक्वेंसेस कहाँ से आएँगे? आपको यूनिवर्सल प्राइमर को चला करके। यूनिवर्सल प्राइमर का मतलब ये हुआ कि सारे ऑर्गेनिज्म के लिए मतलब बैक्टीरिया के लिए 16S rDNA अगर आपको सीक्वेंसिंग करानी है, ये यूनिवर्सल प्राइमर ही क्या होता है, यूज़ होता है। ये मार्केट में अवेलेबल होता है। आप इसको यूज़ करके इसके डीएनए का 16S rDNA का पीसीआर चला लेते हैं और उस पीसीआर प्रोडक्ट को क्या कराते हैं, आप सीक्वेंसिंग कराते हैं। और सीक्वेंसिंग कराने के बाद उसका जो सीक्वेंस हमें नोन हो जाता है, उस नोन सीक्वेंस को आप एनसीबीआई की वेबसाइट पे ब्लास्ट वाले कॉलम में जाकर क्या करते हैं, इनपुट करते हैं और उसको सर्च वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे भी और आपको करके भी दिखाएँगे कि कैसे आप इसको फाइंड आउट कर पाएँगे। सो ब्लास्ट करने के बाद क्या होता है कि वो पूरा आपको टाइम लेता है और वो यही काम करता है कि उस पूरे एनसीबीआई के वेबसाइट पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, मीन्स बैक्टीरिया के लिए जो भी बेस उसमें स्टोर किया गया है, उसमें से कौन-सा ग्रुप या कौन-सा स्पीशीज़ या कौन-सा फैमिली है जिससे कि उस सीक्वेंस की क्या होती है, सिमिलरिटी मैच करती है। तो आपके पास ऐसे रिज़ल्ट का क्या आता है, लिस्ट आता है, बहुत सारे 15, 20, 25, 30 इस तरीके से। और जो भी रिज़ल्ट आपको आता है उसमें से ऐसे ऑर्डर बने हुए होते हैं परसेंटेज को लेकर के। मतलब मान लीजिए अगर आपने ऐसे नंबरिंग कर दिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, यहाँ पे सिमिलरिटीज़ रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे देगा 99.9% सिमिलरिटी, यहाँ पे 99.8% सिमिलरिटी या यहाँ पे 95% सिमिलरिटी, इस तरीके से आपको नंबर कर देता है। तो स्टार्टिंग के 5 जो होते हैं वो आपके सबसे मोस्ट सिमिलर क्या होते हैं, सीक्वेंस माने जाते हैं। आप उनको लेते हैं और फिर जाकर के उनको देखते हैं कि ये कौ उस एनसीबीआई के डेटाबेस में ये वाले जो 99.9% सिमिलरिटी शो कर रहा है, वो कौन से ग्रुप और कौन से फैमिली या कौन से स्पीशीज़ से बैक्टीरिया आपका बिलॉन्ग करता है। उसके बेसिस पे आप ये बोल पाते हैं कि हमारा जो अननोन बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया हमारा इस स्पीशीज़ से बिलॉन्ग करता है और स्ट्रेन का नाम आप देते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जहाँ से आप डिस्कवर किए रहते हैं उसके लोकेशंस के बेसिस पे, या आप चूँकि उसके ऑथर होंगे तो अपने ऑथर के नाम के बेसिस पे, या आप जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होते हैं उस इंस्टीट्यूट के नाम से उस स्ट्रेन का क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, राइट? तो ब्लास्टा या ब्लास्ट एक ऐसा टूल है एनसीबीआई के पोर्टल पे जो कि किसी भी अननोन डीएनए के सीक्वेंस का क्या करता है, सिमिलरिटी चेकअप करता है उस एनसीबीआई के वेबसाइट पे डेटाबेस जो आपका स्टोर्ड है, और आपको इन्फॉर्मेशन निकाल करके देता है कि हाँ, जो आपने डेटा इनपुट किया हुआ था उसमें से ये वाले ग्रुप या ये वाले स्पीसीज हैं जिससे कि आपका सीक्वेंस जो है वो मैच करता है, सिमिलरिटीज़ बताता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट आप ये बता पाते हैं कि हमारा जो अननोन बैक्टीरिया है वो कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल आपने बैक्टीरिया लिया हुआ था और आपने बैक्टीरिया की एनालिसिस कराई, मतलब सीक्वेंसिंग कराया, आपने उसको ब्लास्ट कराया और पाया गया कि मान लीजिए आपका बैक्टीरिया स्यूडोमोनास के स्पीसीज से क्या करता है, सिमिलरिटी रखता है। तो आप उसको बता पाएंगे कि हमारा बैक्टीरिया भी स्यूडोमोनास स्पीसीज से बिलोंग करता है, और उसको उसके आगे आपको एक लेटर दे देते हैं, नाम दे देते हैं, जिससे कि आपकी स्ट्रेन डिफाइन हो जाती है। हो सकता है कि आपका बैक्टीरिया मान लीजिए बैसिलस स्पीसीज का हो जाए, हो सकता है आपका बैक्टीरिया कोई दूसरा स्पीसीज का हो जाए, अलग-अलग स्पीसीज के हो सकते हैं। तो बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च जो टूल है, उसका क्या पर्पज़ है, वो यही करता है कि जो भी एनसीबीआई के डेटाबेस में सारे डेटा स्टोर्ड हैं, उन डेटा में से सिमिलरिटीज़ को फ़ीच करता है, फाइंड आउट करता है कि कौन से ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स के डीएनए के सीक्वेंस से क्या करता है, ये सिमिलरिटीज़ को दिखाता है। ये ब्लास्टा आप यूज़ कर पाते हैं न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को फ़ीच करने के लिए या जीन के सीक्वेंसेस को भी फ़ीच करने के लिए। एक ऐसा टूल है जो कि डीएनए, आरएनए के सिमिलरिटीज़ को चेक करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो होपफुली कि अभी आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद उसको लाइवली ऐसे देख लेंगे कि कैसे आप इसको यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ब्लास्ट इज एन एल्गोरिदम यूज फॉर कैलकुलेटिंग सीक्वेंस सिमिलरिटीज बिटवीन द बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस सच एज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ डीएनए, अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन। आप दोनों तरीके के मॉलिक्यूल्स की सिमिलरिटीज़ को फीच आउट करने के लिए, पता करने के लिए इस टूल्स का यूज कर पाते हैं।
जब कभी भी आपको प्रोटीन में सिमिलरिटीज़ पता करनी होती है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे अमीनो एसिड का सीक्वेंसेस को यूज़ करते हैं। और अगर आपको कोई डीएनए के सीक्वेंसेस को यूज़ करना है तो आप क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का करते हैं। तो वहाँ पे एनसीबीआई के पोर्टल पे दोनों के लिए अलग अलग क्या है, बॉक्स बने होते हैं कि आप न्यूक्लियोटाइड का ब्लास्ट करना चाहते हैं या फिर आप प्रोटीन का करना चाहते हैं, राइट। BLAST is a powerful tool for finding sequence similarity to the query sequences within the same organism or a different organism। यहाँ पे बताया जा रहा है कि BLAST एक बहुत ही अच्छा पावरफुल टूल्स है जो कि सिमिलरिटीज फाइंड करता है उस डेटाबेस में से। हो सकता है कि वो डेटाबेस सिमिलरिटीज आपका विद इन ग्रुप में आए या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के भी आ सकते हैं। तो एनसीबीआई की वेबसाइट पे बेहतरीन तरीके का जो टूल्स है जो जिसका कि मैक्सिमम टाइम पे यूज होता है वो आपको यहाँ पे बताया गया, दैट इज़ द प्लास्टा के बारे में। अभी हम आपको स्क्रीन शेयर करेंगे वेबसाइट का एनसीबीआई का, जहाँ से आप लोगों को दिखाई देगा। तो हो सकता है ये वाली स्क्रीन आपकी थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाए, ओके। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ओके, अभी अभी क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? वेरी गुड। ओके, ये एनसीबीआई का वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये इस तरीके का इनका होम पेज दिखाई देता है, जहाँ पे आपके लेफ्ट कॉर्नर में एनसीबीआई के जितने भी एक्सेस करने वाले टूल्स के वो हैं वो आपको दे रखा है। आप जिस चीज़ पे जाना चाहते हैं, डीएनए आरएनए पे, डेटा सॉफ्टवेयर पे, डोमेन्स पे, जीनोमिक्स एंड मेडिसिन पे या जीनोम मैपिंग पे, जिस किसी पे आपको जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर आपको भी दे रखा है कि आप प्रोटीन वाली वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, राइट। तो सपोज अगर आपको कुछ भी फाइंडिंग करनी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ राइट कॉर्नर में भी कुछ चीज़ें दे रखी है जो कि आपके बहुत यूजफुल का चीज़ होगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बात भी कर रहे थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पबमेट है। ये पबमेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपको पूरा एक इंटरफेस खुलकर आता है। वहाँ पर आप लिटरेचर अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई ज्वाइन होना चाह रहा है मेरे ख्याल से। ओके, अभी क्या दिखाई दे रहा है? दिख रही है ना? चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसके राइट राइट कॉर्नर में भी क्या है, पबमेट है, बुक सेल्फ है। ये वाला सेक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप अपने जो भी रेफरेंस बुक्स होती हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे फ्री टाइम पे आप यूज़ करिएगा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जितने भी फॉरेन राइटर की बुक्स होती हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। और बड़ी अच्छी बात ये है कि आप यहाँ से डाउनलोड भी कर पाते हैं। अगर आपको जैसे सपोज़ आपको अपनी स्टडी करने के लिए कोई बायोटेक की, बायोकेमिस्ट्री की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर आपको कोई बुक चाहिए है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। पबमेड का सेंटर दे रखा है, बाकी आपको ब्लास्ट दे रखा था। हम लोग इस पे क्लिक करके देख लेते हैं। ब्लास्ट वाले पे चूँकि हमको काम करना था, मतलब हम लोगों को चाहिए है इसके बारे में। तो सपोज़ कि एरोज़ तो सेलेक्ट, अच्छा ओके। नहीं, एरो से तो सिर्फ़ एरो आएगा। ये कर्सर नहीं आ पा रहा, 1 मिनट। इसे तो लिखने में आ जा रहा है। इसका एनोटेशन भी अजीब ही है। ओके, अब शायद काम करेगा।
ओके, जैसे ही आप ब्लास्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ पे इंटरफेस खुल कर के आता है। यहाँ पे आप देखिए दे रखा है न्यूक्लियोटाइड का ब्लास्ट करने के लिए और प्रोटीन का ब्लास्ट करने के लिए। अगर आपको किसी के डीएनए का सीक्वेंस की सिमिलरिटीज़ फाइंड आउट करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रोटीन का फाइंड आउट करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ-साथ में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है देखिए, जैसे ह्यूमन बीइंग का, माउस का, रैट का, माइक्रोब्स का। आप किसी पे क्लिक करके अगर उनका कॉमन नेम या साइंटिफिक नेम या फिर अगर आपको यहाँ पे एक एक्सेशन नंबर मिलता है, अगर कुछ भी आप यहाँ पे डालते हैं तो उसके रिगार्डिंग में ये सर्च आपको क्या करता है यहाँ पे निकाल करके दे देता है। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक एज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ आने में अगर दिक्कत है तो आप डायरेक्टली होम पेज पे भी सिर्फ़ अगर कोई नाम डाल दें, जैसे सपोज़ अगर मैं किसी एक बैक्टीरिया का नाम डालूँ फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक एज़ सपोज़ इंट्रोबैक्टर क्लोएसी मैंने यहाँ पे डाला है, तो ये यहाँ पर आपको ऐसे रिज़ल्ट दे रहा है कि इनका क्या-क्या रिज़ल्ट, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है कि हाँ कितने सारे यहाँ पे जीनोम हैं और कितना न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोटाइड है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दे रखा है। अब चूँकि इंट्रोबैक्टर क्लोएसी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, राइट? अगर कोई स्ट्रेन का नाम अगर आप यहाँ पे डाल देते हैं तो शायद आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास हमारा नोन बैक्टीरिया है, हमने उस पे काम किया तो उसका हम यहाँ पे डाल के आपको दिखाते हैं, तो शायद आपको थोड़ा आसानी होगा समझने के लिए, राइट? तो जैसे सपोज़ BHUAS1 डाल कर के हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो शायद सिर्फ़ एक कोई मिलेगा यहाँ पे। लाइक देखिए सब पे 0000 दिखा रहा है, यहाँ पे 00 दिखा रहा है सारा सब कुछ। तो एक कोई आपका सीक्वेंसेस होगा जो कि मैच करेगा। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो आया है उसको हमने यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे निकल कर के आया है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अब सपोज़ जैसे ये हमको एक सेशन नंबर मिल जाता है, अगर सिर्फ़ हम ये एक सेशन नंबर को ही क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लें, आपको दिखाने के लिए दिखा देते हैं, कॉपी कर लें और इनका जो वेब मतलब इनका जो होम साइट है उस पे हम चले जाएँ और सिर्फ़ होम साइट पे जा कर के अगर इस सेक्शन नंबर को भी हम डालते हैं, तो हमको वही इन्फॉर्मेशन ये क्या करेगा, निकाल कर के देता है। यहाँ पे देखिए निकल कर के आएगा इस तरीके से। अब इसको ब्लास्ट कराने का मतलब क्या? अगर आप यहाँ पे ब्लास्ट कराना चाहते हैं, इसको करा के मैं दिखाता हूँ कि ये क्या दिखाएगा। आपको ऐसे इस तरीके से रिज़ल्ट दिखाता है। देखिए यहाँ पे सेक्शन नंबर इसका पड़ गया और ये बाकी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ऐसे छोड़ देनी होती है। बस सिर्फ़ यहाँ पे ब्लास्ट वाले पोर्शन पे आप चले जाइए और ब्लास्ट वाले पोर्शन पे आप आएँगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहेगा, सर्चिंग करता रहेगा, हर 2 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड के बाद ये चीज़ें रिफ्रेश होती रहती हैं और फिर लास्ट में आपको एक रिज़ल्ट दिखाएगा। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। ये तो एक्सेशन नंबर आपको तब मिलता है जब आप कोई सीक्वेंस ऐड मतलब आपने सबमिट किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम पे कोई भी डेटाबेस या कोई भी सीक्वेंस अगर ऐड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको, जहाँ पे मैंने एक्सेशन नंबर डाला था, वहाँ पर आपको सीक्वेंस डालना होता है। उसी सीक्वेंस से ही आपको सिमिलरिटीज़ वो क्या करता है, फ़ीस करके देता है। और अगर आपके पास पहले का ही कोई नोन है और आप उसको एनसीबीआई की वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो आप उसका सिर्फ़ एक्सेशन नंबर दीजिए। वो एक्सेशन नंबर से आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी वो निकाल करके देता है, राइट? तो एक्सेशन नंबर बेसिकली अलॉट किया जाता है डिफरेंट मतलब अलग-अलग कैटेगरी के लोगों के। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ऐसे ही मैं बोल रहा था कि ये देखिए इतने सारे फाइंडिंग आई हैं इंट्रोबैक्टर क्लोएसी के लिए और BHUAS1 के लिए ये है देखिए, BHUAS1 के लिए ये क्या किया है, 100% सिमिलरिटी शो कराया है। मतलब कि इस पूरे एनसीबीआई की वेबसाइट पे इस बैक्टीरिया के स्पीशीज़ से और ये वाली स्ट्रेन का मतलब BHUAS1 के नाम से सिर्फ़ एक डेटाबेस है, जिससे कि 100% मैच किया हुआ है, मतलब और दूसरा कोई कॉपी नहीं है। बाकी इंट्रोबैक्टर क्लोएसी की जो स्पीशीज़ हैं, सबका स्ट्रेन अलग-अलग है, दैट इज़ व्हाई यहाँ पे 97, 97, 97, 97 इस तरीके से सिमिलरिटीज़ क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है।
आप सपोज कीजिए कि आपने फर्स्ट टाइम पे किसी बैक्टीरिया का 16S आरडीएनए का सीक्वेंस करके उसको आपने यहाँ पे क्या किया, ब्लास्ट कराया हुआ है। तो ये जो परसेंट आपको यहाँ पे 100 दिखाई दे रहा है, ये 100 नहीं आएगा, 99 इस तरीके से आएगा। तो आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 4 से 5 क्या करते हैं, सीक्वेंसेस को ले लेते हैं और फिर आप इनको देखते हैं कि हाँ ये कौन से ग्रुप से मैच कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसके बेसिस पे बता पाते हैं कि हाँ एनसीबीआई के डेटा बेस से हमें इंफॉर्मेशन मिला है। इसको आप बोलते हैं मॉलिकुलर आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन। उसके बेसिस पे आप बता पाते हैं कि हमारा जो अननोन बैक्टीरिया है वो इस स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया से बिलोंग करता है और हमने ये वाली स्ट्रेन क्या की है, डिस्कवर की हुई है। तो ब्लास्ट जो टूल्स है उसका यही यूज होता है कि जो भी आप अननोन डीएनए के का सीक्वेंस आप उसको वहाँ पे डालते हैं और उस सीक्वेंस को डालकर आप ब्लास्ट कराते हैं, तो पूरे उस एनसीबीआई के डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन है उससे क्या करता है, वो सिमिलरिटी को मैच कराता है। जिससे सिमिलरिटी मैच करता है उनका लिस्ट निकाल करके आपको यहाँ पे दे देता है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। टॉप के जो नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली ये एनसीबीआई की अपनी पॉलिसी है कि एक एक्सेशन नंबर किसी एक को ही मिलेगा। अगर एक्सेशन नंबर आपको कोई अगर एक मिल गया है, इसका मतलब कि वो वाले सीक्वेंसेस ऑलरेडी मतलब डेटाबेस से स्टोर किया जा चुका है। एक भी न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंसेस होगा आपके उस सीक्वेंस में तो आपको अलग नंबर मिलेगा। एग्जैक्टली सेम होगा तो आपको नंबर मिलेगा ही नहीं। और किसी एक ही स्पीसीज के अलग अलग बैक्टीरिया का आप अगर निकालेंगे तो वो एक एग्जैक्टली सेम आपका सीक्वेंस आएगा ही नहीं। अगर सेम सीक्वेंस आएगा तो फिर वो अलग होगी ही नहीं। जैसे सपोज कीजिए बैसिलस मेगाटीरियम है, तो बैसिलस मेगाटीरियम के अगर मान लीजिए आपने 10 बैक्टीरिया आइसोलेट किए हुए हैं, तो 10 बैक्टीरिया का जो सीक्वेंस होगा वो अलग अलग आएगा। 5 ही न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंसेस होगा लेकिन होगा डिफरेंस अलग अलग। दैट इज वाई आप उसको अलग अलग स्ट्रेन देते हैं। 100% दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने एक्सेशन नंबर डाला हुआ है वही वाला ये बैक्टीरिया है। मैंने एक्सेशन नंबर डाला था ना, क्योंकि वो मेरा आइडेंटिफाइड, मुझे नोन है कि हाँ ये मेरा बैक्टीरिया है, तो उसी का मैंने नंबर डाला था। तो पूरे इस एनसीबीआई के डेटा बेस पे उस एक्सेशन नंबर का सिर्फ यही एक बैक्टीरिया है जो कि ये दिखा रहा है 100%। जब आप पहली बार कोई सीक्वेंस डालेंगे तो 100% आएगा ही नहीं। किसी भी दो माइक्रोब्स का जीनोम का सीक्वेंसिंग मतलब 16S आरडीएनए की जो बेस सीक्वेंसिंग होगी वो 100% सिमिलर नहीं हो पाएगी। 99.9% सिमिलर होगा लेकिन 0.01% भी डिफरेंसेस आएंगे तो अलग दिखाएगा। बिल्कुल, स्पीसीज सेम रहेगी बट स्ट्रेन अलग अलग होता है। दैट इज वाई स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आया ना। स्टार्टिंग में जब इस स्ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी तो ऐसा माना जाता था कि हाँ एक स्पीसीज के जो बैक्टीरिया सब कुछ सिमिलर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट इसीलिए दिया गया कि एक ही स्पीसीज में कई सारे वेराइटी होती हैं, कई सारे स्ट्रेन होते हैं। वायरस के केस में आप देखिए, वायरसेस स्ट्रेन सेम कैसे मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो वो तो फिर तो ऐसे तो बात ही हो गई। जैसे इंट्रोबैक्टर क्लोसी BHU AS1 है, तब इसके तो कई सारे कॉपी, बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे ना, तो ये तो जहाँ कहीं भी आएगा वही आएगा। तो ये तो स्ट्रेन अलग मतलब हो गई। अब इससे एग्जैक्टली इसका सेम जो आएगा वो तो एक ही नंबर दिखाएगा। हम्म, बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसका मतलब ये हुआ कि जो बैक्टीरिया आपने अभी उससे पहले डेटाबेस उसका स्टोर है, मतलब वो वही है। हाँ। ओके, तो होपफुली कि अभी आप लोगों को एनसीबीआई के पोर्टल पे जा करके कैसे आप किसी भी सीक्वेंस को ब्लास्ट कराते हैं और ब्लास्ट का जो टूल्स है उसका क्या मीन होता है, एक बार मैं आपको फिर से। हाँ हाँ बताइए। एक बार मैं पहले ये चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि ब्लास्ट कराने के लिए जो एक फ़ाइल बनती है, उस फ़ाइल का एक फ़ॉर्मेट होता है जिसको आप बोलते हैं फास्टा फ़ाइल। क्या बोलते हैं? फास्टा फ़ाइल।
फास्टा फ़ाइल तैयार करने का एक तरीका होता है, जैसे कि अगर आपने अपने लैपटॉप में तैयार करना है, तो लैपटॉप में क्या करते हैं, आप एक वर्ड पैड लेते हैं या एक नोटपैड लेते हैं और उस नोटपैड में सारे जो डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं, उनको क्या करते हैं, ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं। तो वो जो फास्टा फ़ाइल तैयार होती है, उस फास्टा फ़ाइल को आप क्या करते हैं, यहाँ पे अपलोड करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेशन नंबर डाला था, एक सेशन नंबर तो आपको तब मिलेगा जब आपका बैटरिया रजिस्टर्ड हो जाएगा। इनिशियली आप करेंगे तो इनिशियली आपको सिर्फ़ सीक्वेंस पता रहता है। तो वो जो सीक्वेंसेस होते हैं, उनकी एक फास्टा फ़ाइल बनती है, राइट? और उस फास्टा फाइल को आप क्या करते हैं, यहाँ से अपलोड करते हैं, तब जा करके यहाँ पर आप क्या कराएंगे, उसको ब्लास्ट कराते हैं। तब ये ब्लास्ट करने के बाद आपको ये क्या करता है, रिजल्ट देता है। अब आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं। 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मोस्टली जो स्टार्टिंग के 5 होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट सिमिलर होते हैं, दैट इज़ व्हाई। कुछ नहीं करने का, आपको आपको करना क्या था, आपको सिर्फ ये करना था कि जो आपने डीएनए का सीक्वेंस डाला है, वो कौन से स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया से बिलोंग कर रहा है, यही आपको जानना था। तो ये ऐसे समझिए कि एनसीबीआई, बिल्कुल, तो इसीलिए तो स्टार्टिंग के जैसे जो 5 होते हैं, उनमें आप देखेंगे कि पॉइंट का जो वेरिएशंस आता है, वो पॉइंट के सेकंड डिजिट पे, 0.1 पे, 0.2 पे, इस तरीके से। तो जो सबसे सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट होगा, वो सबसे टॉप मोस्ट वाला जो सर्च फाइंडिंग किया जाता है। जैसे सपोज़ अभी यहाँ पे, अभी जैसे मान लीजिए, खुद से देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे देखते हैं, फिर से आपको इंटरफ़ेस खोल करके, जो अभी सीक्वेंसेस आएँगे और उनको जैसे 2 मिनट का टाइम लगेगा अभी। अच्छा, जब तक ये सर्च कर रहा है, तब तक आप लोग बताते रहिए कि अभी एनसीपीआई के जो पोर्टल के बारे में आपको बताया गया, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? हाँ जी, बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। ओके, और बाकी तो देखिए, अपने आप में ये बहुत बड़ा काम होता है, इस पे करने के लिए इसके एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था ये वाला, मान लीजिए सपोज़ कि यहाँ पे 99.9% है, यहाँ पे 91% है, यहाँ पे 92% है, यहाँ पे 92% इस तरीके से, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर से सपोज ये परसेंट वाला सिमिलरिटीज़ है हमारा 97.85, 97.45, 97.45। तो अब सपोज ये तीन हमने हमको लेना है, अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिजेम्बलेंस किससे है, इस वाले से 97.85 वाले से। तो हम क्या करेंगे, हमारा एनसीबीआई का रेफरेंस रहेगा कि हमने एनसीबीआई के पोर्टल पर डेटाबेस अपलोड किया और एनसीबीआई हमको बताता है कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो इंट्रोबैक्टर क्लोएसी स्पीसीज से बिलोंग करता है। अब हम उसको इंट्रोबैक्टर क्लोएसी के नाम के आगे, सपोज जैसे अगर मैंने डिस्कवर किया, या सपोज जैसे अभी प्रियंका बोल रही है, प्रियंका ने डिस्कवर किया, तो इंटरबैटर क्लोएसी, अब प्रियंका को आपको चाहे कुछ भी नाम देना, चाहे अपने आप अपने नाम से दे सकती हैं, या आप जिस किसी इंस्टीट्यूट में आप पीएचडी कर रही हैं उसका नाम दे सकती हैं, या जहाँ से आपने उस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया हुआ है वहाँ का आप नाम दे सकती हैं, वही आपकी क्या होगी, स्ट्रेन बन जाएगी, सिंपल। और उसी स्ट्रेन के नाम से आपके एनसीबीआई के डेटाबेस पे आपका बैक्टीरिया का नाम सेव हो जाएगा। जब कभी भी कोई सर्च करना चाहेगा तो आपका नाम वहाँ पे दिखाएगा। ठीक है। चलिए, होपफुली कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ, एनसीबीआई किस तरीके से काम कर रहा है, और बहुत सारे फीचर्स हैं इस एनसीबीआई पे। एनसीबीआई भी अपने आप में एक पढ़ने वाली केस है। बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे, जीनोम को सीक्वेंसिंग करने के लिए, प्रोटीन की सिमिलरिटी चेकआउट करने के लिए, प्रोटीन के सीक्वेंसेस को जानने के लिए, राइट? और बहुत सारे बहुत कुछ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये वाले जो कॉलम बने हुए हैं, ये मैं बुक शेल्फ की बात कर रहा था। बुक शेल्फ से आप चाहें तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप लोग कभी भी यहाँ पे सिर्फ आपको अपने बुक का नाम डालना होगा और ऑथर का नाम या टाइटल जो भी कुछ रहेगा डालेंगे, तो आपको यहाँ पर सर्च होकर के आएगा और आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। रेफरेंस बुक, इंडियन ऑथर राइटर की बुक नहीं मिलेगी आपको, फॉरेन राइटर की जो बुक होगी, जो भी चाहे, लाइक एज आप क्यूबे डालना चाहते हैं, या फिर विल्सन वॉकर डालना चाहते हैं, या फिर वाइट एंड वाइट डालना चाहते हैं, लेनिंजर डालना चाहते हैं, आपको यहाँ से लेटेस्ट बुक मिल जाती है और आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। ओके जी। चलिए,
अभी आपकी, हाँ, अभी आपकी ये वाली स्क्रीन डिसअपीयर होगी, हम लोग फिर से अपने उस पे आएँगे, दैट मीन्स पीपीटी वाले पे। ओके, अभी होपफुली कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। पीपीटी दिखाई दे रहा है? पीपीटी नहीं दिखाई दे रहा? अब आ गया? चलिए, ओके। सो तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि बेसिकली एनसीबीआई किस तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक जो वेबसाइट है उसके यूज़ से हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, और आपने समझा यहाँ पे कि क्या उसका मेन पर्पज है क्या चीज़, ये आपने जान लिया, कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं ये भी आपने यहाँ पे समझ लिया। इनपुट सीक्वेंसेस टू द ब्लास्ट आर मोस्टली इन फास्टा और जीन बैंक फॉर्मेट। यहाँ पे कभी कभी आपसे एमसीक्यू में सवाल ये पूछा जाता है कि किसी भी फाइल को या किसी भी सीक्वेंस को ब्लास्ट कराने के लिए जो इनपुट फाइल दी जाती है उस इनपुट फाइल का फॉर्मेट क्या होता है। कई बारी ये एमसीक्यू में सवाल पूछे जाते हैं, बट चूंकि आप यहाँ पे रिटन वर्क, रिटन एग्जाम के लिए जुड़े हैं, तो इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे लिखने के लिए चाहिए है, आप इसको जानते रहिए, राइट। तो आउटपुट जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ऐसे नॉर्मली आपको कोई भी एक्सटीएमएल के फाइल के फॉर्म में देता है, नॉर्मली एक्सटीएमएल के फॉर्म में रहता है, लेकिन इनपुट के लिए आपको क्या है, फास्टा फाइल या जीन बैंक के फॉर्मेट में देना होता है। कैसे फास्टा फाइल आप बनाते हैं या जीन बैंक फॉर्मेट बनाते हैं, ये अलग से ज़रूरत रहेगा तो आप उसको देख भी सकते हैं। फास्टा फाइल बनाने के लिए बहुत सिंपल होता है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट के बारे में, जो कि इस एनसीबीआई का एक सर्च इंजन है, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप इसी के थ्रू क्या कर पाते हैं, फीच कर पाते हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इंटरेस्ट ग्लोबल क्वेरी क्रॉस डेटाबेस सर्च सिस्टम इज यूज्ड एज at NCBI for all the major database such as nucleotide, protein sequences and protein structures। जो भी इंफॉर्मेशन एनसीबीआई के वेबसाइट्स पे अपलोडेड है उन सबको अक्रॉस करके सर्च करने के लिए, जो जैसे अभी हमने सपोज फॉर एग्जांपल आपको सर्च करके दिखाया कि इंट्रोबैक्टर क्लोज से BHU AS1 का क्या सिमिलरिटीज़ है, कितने लोगों से मैच करता है, तो वहाँ पे 1 मिनट का 2 मिनट का जो टाइम लगा, जो सर्चिंग हो रही थी, वो सर्चिंग के लिए जो आपके इंजन था वो यही था, इसी सर्च इंजन पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ओके, interest is both indexing and retrieval system having data from various sources for biomedical research। यहाँ पे दो टर्म यूज किए गए, इंडेक्सिंग के लिए, रिट्राइवल करने के लिए। रिट्राइवल का मतलब होता है डेटा को फीस करना, इंडेक्सिंग का मतलब होता है डेटा को इंडिकेट करना या स्टोर करना या इनपुट देना। तो ये दोनों तरीके का इन्फॉर्मेशन ये देता है। कोई भी अगर आप इन्फॉर्मेशन एनसीबीआई के पोर्टल पे इनपुट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तब पर भी ये काम करेगा, और वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आप रिट्राइव करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके लिए भी आपका ये सिस्टम क्या करता है, काम करता है। Interest is specially designed to integrate the data from several different sources, databases, and form it into a uniform information model retrieval system। इस सर्च इंजन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि डिफरेंट टाइप के जो डेटा बेस हैं, अलग अलग सोर्सेज से और अलग अलग डेटाबेस में से जो आ रहे हैं, उनका जो अलग अलग फॉर्मेट है, उन सभी को कलेक्टिवली सर्च करके फाइंड करके आपको एक यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन दे, और एक मॉडल के फॉर्म में दे, और डेटा को रिट्राइव करे, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसको निकाल करके आपको दे। यही काम इसका क्या है, इंटरेस्ट का है। कि आपने कभी सपोज फॉर एग्जांपल आपने कभी अमीनो एसिड का सीक्वेंस डाला, तो आपको उसका प्रोटीन का सिमिलरिटीज़ दिखाएगा। आपने कोई एक डीएनए का सीक्वेंस डाला, तो आपको उसमें सिमिलरिटीज़ दिखाएगा। जो भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा बेसेस हैं या सोर्सेस हैं डिफरेंट फॉर्म में, उनको डालने के बाद एक आपको यूनिफॉर्म फॉर्म में इंफॉर्मेशंस को दे, इस तरीके से इसको क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में नंबर पहला था एनसीबीआई, दूसरा है ईबीआई, जिसका फुल फॉर्म है दैट इज यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट। इसको आप ईबीआई के नाम से जानते हैं। ईएमबीएल का नाम सुना है? हाँ जी। इसका पार्ट है ये, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, और इस लेबोरेटरी का ही इंटीग्रेटेड पार्ट है ईबीआई, दैट इज यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट,
राइट? जैसे अभी आपने जो पढ़ा दैट इज़ एनसीबीआई, वो इंटीग्रेटेड पार्ट किसका है? दैट इज़ नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, एनएचआई। ये भी कभी-कभी एमसीक्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एनसीबीआई इज़ अ इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड पार्ट, और अगर पार्ट है तो किसका? तो नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट का पार्ट है एनसीबीआई, और ईएमबीएल, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी का इंटीग्रेटेड पार्ट है ईबीआई, दैट इज़ यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट। दोनों में बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जो डिफरेंसेस है वो क्या है उसको यहीं पे समझ लेते हैं। एनसीबीआई यूनाइटेड स्टेट बेस्ड क्या है, आपकी एक फंडेड कंपनी है, जबकि यूरोपियन एक इंटरनेशनल या इंटर कंट्री, राइट, इंटर कंट्री बेस्ड क्या है आपका, ये सर्च इंजन है या सर्च एक तरीके से डेटाबेस है। कई सारी कंट्री मिल करके इसको इन्फॉर्मेशन देती हैं और इसको रेगुलेट करते हैं। इसके लिए जो कमेटी मेंबर है उसमें कई सारे कंट्री इन्वॉल्व होते हैं, और उनको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये काम करता है। तो ये एक इंटर कंट्री या इंटरनेशनल आपका क्या है, डेटाबेस का इंफॉर्मेशन का साइट है, जबकि एनसीबीआई आपका यूएसए बेस्ड, मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड क्या है, इंफॉर्मेशन की साइट है। ओके, दोनों का काम बेसिकली मोर और लेस वही होता है, लेकिन आज के डेट में एनसीबीआई ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा बेटर माना जाता है, उसी को ही यूज़ किया जाता है। और ये सब भी बहुत ही ऑथेंटिक है, बट इनका यूज़ थोड़ा सा, या ये कह सकते हैं कि हम लोग अवेयर इसके बारे में थोड़ा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एनसीबीआई के। ओके, तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट, यहाँ पे लिख रखा है ईएमबीएल, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता दिया। यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी का ही एक आर्म है या एक पार्ट है ईबीआई। इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब कि अलग अलग कंट्री से मिलकर के बनने वाली, अलग अलग कंट्री के गवर्नमेंट से चलने वाली, विच एज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, एज पार्ट किसका, दैट इज द ईएमबीएल का। बायोइन्फॉर्मेटिक्स सर्विस क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है ईबीआई, इसको यहाँ पे शॉर्ट में देख सकते हैं। So one of the role of EMBL EBI is to indexing and maintaining biological data in a set of a database। इनका भी काम वही है जो कि NCBI करता है। सो यहाँ पे भी वही काम किया जाता है कि बायोलॉजिकल फील्ड में जो भी डेटा आते हैं उन डेटा को डेटाबेस तैयार करके इनको ऑनलाइन क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है, और उसी डेटाबेस को यूज़ करके फर्दर चीज़ें क्या की जाती हैं, एक्सेस की जाती हैं। ये क्या? हाँ हाँ। ऐसा हो सकता है क्योंकि सबका ना अपना अलग-अलग डोमेन है। जैसे आज की डेट में ऐसा ऐसा माना जाता है कि एनसीबीआई के पास डेटाबेस ज़्यादा है। मतलब इनका 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 जो वर्किंग एरिया है या वर्किंग स्टेशन है वो ज़्यादा ब्रॉडर है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन वाले के। और ऐसा हो सकता है। हाँ। नहीं, 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 नहीं। रजिस्ट्रेशन देखिए ऐसा है कि जिस किसी भी पोर्टल पे आपने सीक्वेंस को रजिस्टर्ड किया हुआ है, उसी पोर्टल पे ही आपको एक सेशन नंबर मिलेगा। सपोज़ जैसे अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल करके दिखाया BHUAS1 का इंटरनेशनल। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। क्रॉस चेक तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जैसे जब आप अगर सपोज़ आप एक ही बैक्टीरिया को 2 वेबसाइट पे रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, तो आप कहीं पे भी लगाएँगे उसका रेफ़रेंस देते हैं। जैसे सपोज़ यही इंट्रोबैक्टर BHUS1 को हमने एनसीबीआई पे रजिस्टर्ड कराया है, और इसी सीक्वेंस को हम सबमिट करना चाहते हैं ईबीआई पे, राइट? तो ईबीआई अपना अलग नंबर देगा हमको, तो हम कहीं भी लगाएँगे तो वो ईबीआई के ही टूल्स के थ्रू सर्च हो पाएगा। अब एक हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर एक ही ऑर्गेनिज़्म को आप 2 अलग-अलग टूल्स पे या 2 अलग-अलग सर्च इंजन पे रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, तो बेसिकली आप कर पाएँगे, और आपको दोनों का अलग-अलग सेक्शन नंबर मिलेगा। जहाँ कहीं पे भी आप यूज़ करेंगे उसमें रेफ़रेंस।
बिल्कुल, करा सकते हैं और आपको दोनों का अलग-अलग नंबर मिलेगा। आप जहाँ कहीं पे भी यूज़ करेंगे, वहाँ पे वो नंबर आपको देना पड़ता है कि हाँ, हमने ये जो आप जैसे इसको आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइज़ेशन, तो आप बताते हैं कि ये मॉलिक्यूलर जो कैरेक्टराइज़ेशंस हमने किया है, उसका सोर्स क्या है? आप बताते हैं कि एनसीबीआई के वेबसाइट पे हमने डेटा अपना रजिस्टर्ड कराया हुआ है, तो एनसीबीआई ने हमको ये बताया है कि हाँ, आपका बैक्टीरिया इस ग्रुप से बिलॉन्ग करता है। वैसे ही आपको बताना पड़ेगा कि हमने ईबीआई की वेबसाइट पे अपलोड किया है और ईबीआई हमको ये बताया है कि हाँ, ये आपका बैक्टीरिया इससे बिलॉन्ग करता है। ओके, तो ईबीआई आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशंस दे सकता है, यहाँ पे देखिए कभी-कभी मैचिंग कराने के लिए दिया जाता है। ये यहाँ पे दे रखा है कि हाउसिंग होल जीनोम सीक्वेंस डेटा, इसको आप ऐसे वर्ड्स में नहीं पढ़ सकते हैं, इसको ईएनएसईबीएल के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि ईबीआई के वेबसाइट पे होल जीनोम सीक्वेंस कराने के लिए क्या सर्च टूल किया जाता है, या ऐसे ही जैसे यूनिप्रोट है, तो यूनिप्रोट का मतलब हो गया प्रोटीन सीक्वेंसेस एनोटेशन डेटाबेस। ऐसे ही आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए या न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स के लिए पूछा जाता है, तो उसके लिए है प्रोटीन डेटा बैंक। तो ये 3 इनके क्या हैं, सर्च टूल हैं, या इस तरीके से बोल सकते हैं कि इनका डेटाबेस का टूल है, जो कि अलग-अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी आपने एनसीबीआई के पोर्टल पे क्या देखा था, 2 बॉक्स देखे थे आपने, न्यूक्लियोटाइड के ब्लास्टिंग के लिए और अमीनो एसिड के ब्लास्टिंग के लिए, है ना? वैसे ही ईबीआई की वेबसाइट पे भी आपको ये अलग-अलग क्या मिलेंगे, सर्च बॉक्स मिलेंगे। अगर आपको किसी का होल जीनोम का सीक्वेंसिंग कर डेटा देखना है तो आप इस पे सर्च पे जाएँगे। अगर आपको किसी का प्रोटीन का सीक्वेंसिंग देखना है तो आप यूनिप्रोट पे जाएँगे, और अगर आपको किसी के प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, टर्शियरी स्ट्रक्चर का देना है तो आप कहाँ जाएँगे, प्रोटीन डेटा बैंक पे जाएँगे। तो इस तरीके से ईबीआई भी आपको एक डेटाबेस का सर्च इंजन प्रोवाइड करता है, इंटरफ़ेस देता है, जहाँ पे आप अपने डिज़ायरेबल ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन का, डिज़ायरेबल ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंसेस की सिमिलरिटीज़ को देख पाते हैं और डेटा वहाँ से फीच कर पाते हैं। ओके, सो दोनों ही वेबसाइट का काम बेसिकली वही है, बस थोड़ा-सा उनमें डिफरेंसेस है कि किस तरीके से ऑपरेट होती हैं और कहाँ पे कंपनी ये बेस्ड है। आज के डेट में एनसीबीआई का डेटा ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। ज़्यादातर रिसर्च फील्ड में यूज़ किए जाने वाले आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, वो हमेशा एनसीबीआई के ही पोर्टल को यूज़ करते हैं। अच्छा, बात मैं यहाँ पे कर रहा था कि अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स को अगर आपको आइडेंटिफ़ाई कराना है, फिर तो आपने क्या किया यहाँ पे 16S rDNA को आपने यूज़ किया हुआ है। लेकिन सपोज़ अगर कोई यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज़्म है तो उसके लिए क्या कराते हैं? बताइए? अरे कोई बोलेगा भी? ओके। उसको उसको बोलते हैं आईटीएस सीक्वेंसेस। क्या बोलते हैं? आईटीएस, या 18S आर डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। फंगस का जब कराते हैं तो उसको आईटीएस के नाम से जाना जाता है। कभी आपने ये सोचा है कि ये 16S और 18S डीएनए ही क्यों आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? हालाँकि ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स के क्वेश्चन नहीं है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा किसके लिए, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। ठीक है? बट इसको थोड़ा सोचिएगा कि वाई 16S rDNA इज़ यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर यही क्वेश्चन दे दिया जाए आपसे राइट अप करने के लिए, जस्टिफाई योर आंसर, सो आप क्या बताएंगे? और आपको आपको ये बताया जाता है कि पता है ये बहुत ही हाईली कंजर्व सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है? कंजर्व सीक्वेंस है, मतलब इनमें म्यूटेशन व्यूटेशन होने का कोई चांसेस नहीं होता है। और ये अब सोचिए, यूनिवर्सल प्राइमर इसके लिए यूज होता है, इसको एम्पलीफाई करने के लिए। तो यूनिवर्सल प्राइमर अगर यूज हो रहा है, इसका मतलब कि इनका इनका जो बेस पेयर होगा वो सिमिलर होगा। तो सवाल यहाँ पे खड़ा, मान लीजिए कि आपका ये जो 16S rDNA की लेंथ है वो मान लीजिए 1000 बेस पेयर की है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? और इसी 1000 बेस पेयर, और ये बताया जाता है कि ये कंजर्व सीक्वेंसेस है, मतलब इनके सीक्वेंसेस कंजर्व हैं प्रॉपरली, हाईली कंजर्व सीक्वेंस माने जाते हैं। तो 1000 बेस पेयर के जो सीक्वेंसेस है सारे बैक्टीरिया के लिए,
1000 मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। फॉर एग्जांपल ये 500 के आसपास मान लीजिए अगर होगा, 500 बेस पेयर है। और यूनिवर्सल प्राइमर का मतलब हो गया कि वो जो प्राइमर होगा वो सारे बैटरिया के लिए एक ही काम करता है। प्राइमर जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे एटी, जीसी, सी, टी, ए, ये मान लीजिए आपका फॉरवर्ड के लिए है, और ऐसे ही मान लीजिए आपका बैकवर्ड के लिए है। तो ये दो प्राइमर आपको क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ किया था, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और ये दोनों ही प्राइमर क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, ये नोन है। किसी भी बैक्टीरिया का अगर आपको 16S RDNA एम्पलीफाई कराना है तो यही नॉन यूनिवर्सल प्राइमर को क्या करते हैं, आप यूज़ करते हैं। तो सवाल मेरा यहाँ पे आप सभी लोगों से ये है कि अगर ये 16S RDNA का सीक्वेंस कंजर्व सीक्वेंस है और इसके लिए यूनिवर्सल प्राइमर भी यूज किया जाता है, देन कैसे ये 16S RDNA सीक्वेंस यूज होता है मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऐसा क्यों? सवाल मेरा समझ में आया? हाँ, समझ में आया है ना? कोई बात नहीं, अभी समझ लीजिए अच्छे से, उसको कर लीजिए, कल की क्लास में इसको आंसर बताइएगा कि ऐसा 16S RDNA में क्या है जो कि यूज किया गया। वाई 16S RDNA इज यूज फॉर molecular identification of a bacteria, and if it is a conserved sequence and there is a need of a universal primer for amplification, then how it is different in all cases of bacterial strain or bacterial DNA, bacterial species। जब ये फिक्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का एक बेस है, सब में कितना होगा, 500 बेस पेयर का ही होगा। फॉर एग्जांपल फिक्स बेस पेयर है, कंजर्व भी है, और इसके लिए यूनिवर्सल प्राइमर यूज भी किया जाता है। तो कैसे फिर ये सब में अलग अलग आता है, मतलब कि कैसे ये पता चलता है इसके बेसिस पे कि हाँ ये वाला बैक्टीरिया आपका इसी ग्रुप से बिलोंग करेगा या इस स्पीशीज से बिलोंग करेगा। तो इस सवाल का आंसर आप लोग कल की क्लास में देंगे। ये क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे ड्रॉप करके जा रहा हूँ ताकि आप उस पर सोच पाएँ और अपना जस्टिफिकेशन आप देख पाएँ। इसके बारे में कल की क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा यूज करते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, वैरायटी ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज एंड टूल्स इज प्रोवाइडेड सच एज ब्लास्ट, क्लस्टर ओमेगा सीक्वेंसेस अलाइनमेंट टूल्स एंड लर्निंग फर्दर डेटा एनालिसिस। ब्लास्टा भी आप यहाँ भी ब्लास्ट यूज करते हैं, और क्लस्टर ओमेगा है जो कि आप सीक्वेंस को अलाइनमेंट करने के लिए, मतलब सिमिलरिटी सीक्वेंस को फाइंड आउट पता करने के लिए, उसका फाइलोजेनेटिक ट्री एनालिसिस करने के लिए, बनाने के लिए क्या करते हैं, आप इनको यूज। और शॉर्ट टाइम पे हम लोग अभी आपको एक फाइलोजेनेटिक ट्री बना करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसा फाइलोजेनेटिक ट्री होता है और आप उसको कैसे बना सकते हैं इन टूल्स और टेक्निक्स को या सॉफ्टवेयर को यूज। ये बार बार बाद में क्यों कोई ज्वाइन करना चाहता है यार इंग्लिश से। ओके, सो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो EBI है इसके पास दो बेसिक आपके सर्विसेज हैं जो कि आपको ब्लास्ट कराने के लिए देता है और फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए देता है। ठीक है, सो ब्लास्ट के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया, NCBI की वेबसाइट पे करा करके भी दिखा दिया कि कैसे आप ब्लास्ट करते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, तो उसको फर्दर आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आपको वही बताया जा रहा है कि ये एक एल्गोरिथम है जो कि कंपैरिजन करता है आपके प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को लेकर के या DNA RNA के सीक्वेंसेस को लेकर के। यही सिमिलरिटी को फीस करने के लिए ब्लास्ट आप टूल्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये सिमिलरिटी उसी डेटाबेस में से फीच करता है जो डेटाबेस आपके उस वेबसाइट पे क्या है, अपलोडेड है। अगर वो डेटाबेस अगर वहाँ पे नहीं होगा तो सिमिलरिटीज दिखा नहीं पाएगा या ये बोलेगा कि हाँ डेटाबेस डज नॉट फाउंड। क्लस्टर ओमेगा आपका एक ऐसा टूल्स है जो कि आपको फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पर आप उसको बनाकर दिखा पाते हैं कि हाँ जो भी सीक्वेंसेस आपने दिए हुए हैं उन सीक्वेंसेस का अलाइनमेंट जो एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस है उनसे कितना है। यहाँ पे दे रखा है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल दैट इनेबल टू फाइंड ऑप्टिमल अलाइनमेंट ऑफ लीस्ट एट लीस्ट 3 एंड मैक्सिमम ऑफ 4000 इनपुट DNA एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस। जो भी आप DNA के सीक्वेंसेस को या प्रोटीन के अमीनो एसिड सीक्वेंसेस को इनपुट देते हैं उनको अलाइन करता है, एक सिमिलर सीक्वेंस में लाता है, पैरेलल लेकर के आता है, बाकी सबको एक्सक्लूड कर देता है और बताता है आपको कि आपने जो डेटा दिया हुआ था उस डेटा से आपके इस पूरे सर्च इंजन पे इतने वाले पार्ट हैं जो कि सिमिलरिटीज़ क्या करता है, दिखाता है। सिमिलरली कुछ ऐसा ही जैसा कि आपने ब्लास्ट वाले में देखा था।
बट यहाँ पे थोड़ा-सा कलर एनोटेशन होता है, अलग-अलग कलर आते हैं और जो भी सीक्वेंस आपका सिमिलर होता है वो एक एक ग्रुप में बन कर के आ जाता है, क्लस्टर बन जाता है, बाकी सारे सब क्या होते हैं आपके बाहर हो जाते हैं। ओके, तो मैं थोड़ी देर के लिए अभी आपको एक फाइलोजेनेटिक ट्री बना कर के दिखाता हूँ। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है मेगा 10, शायद अगर जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको आइडिया होगा। मेगा 10 मेगा एक्स या मेगा 10 के नाम से जाना जाता है। उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप किसी भी नोन डीएनए का या किसी भी नोन ऑर्गेनिज्म का फाइलोजेनेटिक ट्री क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए आपकी ये वाली जो स्लाइड होगी शायद आपके लिंक से डिसअपीयर होगा, ताकि हम उसको देख अच्छा 1 मिनट अगर आपको ऐसे ही दिख जाए तो आप बताइए। अ, अभी आपके स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है? लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन जेनेटिक एनालिसिस ऐसा दिख रहा है? अच्छा, ओके, ओके, ओके। तो स्लाइड को मतलब कि अनशेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर खोला है इसका नाम है मेगा 10, राइट? मेगा 10 एक मॉलिक्यूलर इवैल्यूएशन जीनोम एनालिसिस करके आता है और इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप बहुत कुछ कर पाते हैं। हमारा यहाँ पे काम है कि हम कैसे किसी भी नोन डेटाबेस से या नोन डीएनए के सीक्वेंसेस को लेकर के हम उसका फाइलोजेनेटिक ट्री क्या कर सकें, बना सकें। हमने पहले से ही एक फ़ाइल फ़ॉर्मेट बनाई हुई है जो कि हमें मालूम है कि हमारा ये सीक्वेंसेस है। हम आपको सिर्फ़ यहाँ पे फाइलोजेनेटिक ट्री बनाकर क्या करते हैं, दिखाते हैं। होपफुली कि अभी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मतलब विज़िबल है या फिर और ज़ूम करना पड़ेगा? वैसे ज़ूम हो नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, सबसे 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 फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फ़ाइल में जाते हैं और फ़ाइल में क्या करते हैं ओपन करना होता है। जैसे आप ओपन करेंगे तो ये मैंने अपने उसमें सेव कर रखा है। यहाँ पे बहुत सारे हैं जैसे ड्रोसोफ़िला है, जीन ट्री है। तो हम आपको एक यहाँ पे ड्रोसोफ़िला का फ़ाइल सेलेक्ट करते हैं। ये फ़ाइल आपको बनानी पड़ती है। कैसे बनाते हैं ये एक अलग कॉन्सेप्ट रहेगा जो कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे हम बता नहीं रहे हैं। तो हमने ड्रोसोफ़िला वाली फ़ाइल क्या किया सेलेक्ट किया और जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक टैब बन कर के आ गया कि हाँ, आपने यहाँ पे फ़ाइल सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री वाले पे जाएँगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन दिखाई देंगे। कंस्ट्रक्ट और टेक्स्ट मैक्सिमम लाइक्लीहुड ट्री, टेक्स्ट नेबरहुड जॉइंट ट्री, टेक्स्ट मिनिमम इवोल्यूशन। तो हम लोग नेबरहुड वाले पे क्या करते हैं क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा आपसे कि हाँ, क्या आप करंटली डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हैं एनालिसिस करने के लिए? तो यहाँ पे करना है येस। बाकी आपकी इंटरफेस ये खुल कर के आएगा। यहाँ पर आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें आपको बूटस्ट्रैप मेथड है। ये मेथड में कई सारे होते हैं और यहाँ पे आपको ये दे रखा होगा इससे सारा आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। सिर्फ जस्ट आपको क्या कर देना है ओके कर देना है। ओके करेंगे ये आपको करना शुरू कर देगा और जैसे ही करके फ्री होगा आपको इस तरीके से एनालिसिस करके दिखा देगा फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में। ये और ये आपका फाइलोजेनेटिक ट्री क्या हो गया तैयार हो गया। इसके जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे नीचे लिख रखे होते हैं कि हाँ क्या है, कैसे है और किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री होपफुली सब लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ होगा और उसके बारे में आप जानते हैं। सिंपली सिर्फ यही बताई जाती है कि जो भी चीज़ का आपने फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया हुआ है, वो बाकी उसी ग्रुप के ऑर्गेनिज़म से कितना आपका सिमिलरिटीज़ दिखाता है, कितना उनसे क्या है डाइवर्टेड है। तो ये जो आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री है, जो कि ड्रोसोफिला का है, राइट? तो आपको मेगा 10 को यूज़ करके कैसे आप फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हैं या आपसे आपके एग्ज़ाम में सवाल ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा कि आप कैसे बनाएँगे, आपसे ये जवाब सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि फाइलोजेनेटिक ट्री को बनाने के लिए आप कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और उसके लिए पॉसिबल स्टेप्स क्या होते हैं? किस स्टेप्स को फ़ॉलो करके आप किसी भी नॉन डीएनए के सीक्वेंसेस को लेकर के फाइलोजेनेटिक ट्री को बना सकते हैं, राइट? तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि मेगा 10 मेगा एक्स को यूज़ करके कैसे ऑलरेडी जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं उनके फाइलोजेनेटिक ट्री को आप बना सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे ड्रोसोफिला का बना करके दिखाया है। होपफुली सबको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। ओके, अभी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आपके? वेरी गुड। तो आपने ये देखा ये क्लस्टल ओमेगा का जो कॉन्सेप्ट है वो यही था। मतलब इसमें आपको अलाइन अभी 1 मिनट और आपको अलाइनमेंट का भी दिखा देते हैं। अलाइनमेंट वाला भी यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे बैक जाइए होम पे। ये देखिए अ, अलाइनमेंट के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस देता है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही आप अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देगा कि एक ओपन करना है या एडिट करना है। तो अगर आप सपोज़ अभी फ़ाइल कोई मैंने यहाँ पे बनाई नहीं हुई है।
अब क्रिएट कर लेते हैं न्यू अलाइनमेंट को लेकर के। तो डीएनए के लिए करना है, सीक्वेंसेस यहाँ पे देना पड़ेगा, और जो कि सीक्वेंसेस अभी यहाँ पे हैं नहीं। तो यहीं पे ही अलाइनमेंट का पूरा ऑप्शन दिखाई, मतलब पूरा आपको सिमिलरिटीज देने लगता है, मतलब कलर के फॉर्म में आ जाता है। क्योंकि अभी यहाँ पे कोई डीएनए का सीक्वेंस का फाइल नहीं है, दैट इज़ वाई वो अलाइनमेंट कर नहीं पा रहा। तो ये मेगा 10 वाले सॉफ्टवेयर से ही आप ये भी कर पाएंगे, अलाइनमेंट वाला जो काम होता है वो भी आप अच्छा आसानी से कर पाते हैं, राइट। तो ये मेगा 10 का सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो कि मॉलिकुलर आइडेंटिफिकेशंस करते हैं और उनका फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना चाहते हैं, राइट। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे और देखते हैं इसके बारे में। तो ईबीआई का आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से यूज है। लास्ट आपका जो बचा हुआ है दैट इज द एक्सपेसी बोलते हैं इसको, एक्सपर्ट प्रोटीन एनालिसिस सिस्टम। ये बहुत ही पहले एक ऐसा डेटाबेस तैयार किया गया था जो कि इंटरनली फोकस था सिर्फ किस पे, प्रोटीन को लेकर के। बट राइट नाउ इसका भी एरिया भी ब्रॉडर हो गया है। सिमिलरली जैसे आपने एनसीबीआई और ईबीआई के बारे में जाना और पढ़ा, उसी सेम तरीके से ये भी क्या करता है, काम करता है। तो ये मल्टीपल आपके पास क्या है, सर्च इंजन है जहाँ पर आप बायोलॉजिकल साइंस के रिगार्डिंग में डेटाबेस स्टोर्ड हैं, उन डेटाबेस को आप यूज़ कर सकते हैं अपने फर्दर रिसर्च के लिए या फर्दर एनालिसिस करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे भी है एक्सपेसी इज एन ऑनलाइन बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्सेज ऑपरेटेड बाय द SIB, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा आप सभी लोगों के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि NCBI NHI के थ्रू रेगुलेट होता है, और EBI आपका किससे होगा, दैट इज़ द यूरोपियन मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। ये है आपका NCBI का। और यहाँ पर आपको बताया गया दैट इज़ द XPC के बारे में, और ये किससे, दैट इज़ द SIB से, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लाइफ साइंस एंड क्लिनिकल रिसर्च के एरिया के रिगार्डिंग में डेटाबेस इनके पास क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। मतलब लाइफ साइंस के फील्ड में जो भी माइक्रोब्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका सारा प्रोटीन का एनालिसिस करने के सीक्वेंसेस यहाँ पे पाए जाते हैं। फ्रॉम जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, सिस्टम्स बायोलॉजी एंड मेडिकल केमिस्ट्री टू द इवोल्यूशन एंड फाइलोजेनेटिक। स्टार्टिंग में इनिशियली इसका जब फाउंडेशन हुआ, आई थिंक मेरे ख्याल से 15 कुछ ईरा में हुआ था, और उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटीन को लेकर के फोकस करता था। बट अभी इनका एरिया काफ़ी ब्रॉडर हो गया है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि इनका रेंज रेंज क्या है। जीनोमिक्स के बारे में भी स्टडी देते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन देता है। प्रोटोमिक्स के बारे में भी देता है। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, मतलब इनके चाहे वो प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हो, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर्स हो, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सिस्टम बायोलॉजी, मतलब क्लासिफिकेशंस करने के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिकल मतलब साइंस में जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनका ड्रग का डिजाइनिंग करने के लिए, ड्रग के जो केमिकल केमिस्ट्री है उनके बारे में इंफॉर्मेशन करने के लिए। इवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या एवोल्यूशन हो रहा है, उसकी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस क्या कहती है, कौन से उसके इंसेस्टर्स रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। तो बड़े ही यूजफुल के ये सारे वेबसाइट्स हैं और सर्च इंजन है जहाँ से आप बायोलॉजिकल सिस्टम के डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा बायोइन्फॉर्मेटिक्स में दैट इज़ NCBI के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। इसके बाद आपने देखा दैट इज़ EBI के बारे में, और इसके बाद आपने देखा एक्सपेसी के बारे में। ये 3 टॉपिक आज के डेट में ख़त्म हुआ, और इन तीनों का ही जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको इनके वेबसाइट पे भी दिखाया। आप लोग खुद भी इनके वेबसाइट पे जा कर के इनके इंटरफेस को देख सकते हैं और उसको उसके उससे थोड़ा सा अवेयर हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पे डिज़ाइन किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आप देखिए और इन क्वेश्चंस के बारे में आपकी अपनी क्या राय बनती है, आप इसको राइटअप कीजिए। संडे के दिन जब क्लास लगेगी तो वहाँ पर आपसे डिस्कस किया जाएगा, और क्लास में जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था उसको आप लोग कल की क्लास में बताएंगे। सो नंबर पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट 16S RDNA डेटाबेस आर अवेलेबल। इसका सवाल का मतलब ये हुआ कि कैसे 16S RDNA डेटाबेस जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है और उसका क्या यूजेज होता है आज के डेट में। अगला सवाल है, हाउ अ न्यू बैक्टीरियल स्ट्रेन कैन बी मॉलिक्यूलरली आइडेंटिफाइड यूजिंग NCBI डेटाबेस। कैसे कोई एक न्यू बैक्टीरियल स्ट्रेन को आप आइडेंटिफाई करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस पे NCBI के डेटाबेस को यूज करने के लिए, उसके स्टेप्स क्या हैं, क्या प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, उनको आपको प्रॉपरली लिख करके समझाना है। What is book shelf in NCBI and how it is useful in the research area?
बुक सेल्फ क्या है एनसीबीआई में और ये रिसर्च के फील्ड में कैसे यूज़फुल है, उसको आप मेंशन कीजिए। एंड व्हाट इज़ फाइलोजेनेटिक ट्री एंड हाउ इट कैन बी क्रिएटेड। फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है और आप इसको कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, आउटलाइन देना है और उसके सिग्निफिकेंस को बताना है। ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप इसको राइट अप कीजिए और अच्छे से समझिए कि आपके बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो समझ है वो कितनी बन पा रही है। और इनके आंसर्स जो हैं वो संडे वाले क्लास में इवैल्यूएट किए जाएँगे। ओके? चलिए आज के लिए इतना ही। होपफुली कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फर्दर अगर किसी को कुछ भी डाउट रह जाता है आज की क्लास को लेकर के, तो वो कल की क्लास में अपने डाउट्स को क्लियर कर लेगा। ओके? ओके, कल की क्लास भी सेम टाइम पे होगी, इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। सो तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अब स्ट्रैटेजी बना करके स्टडी करते रहिए, बिकॉज़ जिस तरीके से एनटीए अपना काम प्रोग्रेसिव फॉर्म में दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं मेंस एग्ज़ाम के लिए। और मेंस एग्ज़ाम में भी आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जो कि फिर से आपका पूरा वही पैटर्न होगा एमसीक्यूज़ का, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर और ये सब आएँगे, आईपीआर आएगा। तो उनके लिए भी आपको तैयारी करते रहना है। साथ-साथ में आपको सेकंड पेपर जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा 300 मार्क्स का, उसकी तैयारी हम करा ही रहे हैं। तो अब आपको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा, तब जाकर के आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस दे पाएँगे। ओके, सो गुड नाइट टू ऑल। अपना-अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट।